नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप समझते हैं कि आखिरी दफ़ा जब स्क्रीन पे आपसे मुलाकात हुई थी उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। इमरान खान अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे, जनाब शहबाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। और इसी दरी असना हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट हुए कल, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हुए बल्कि दुनिया भर के शहरों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए पाकिस्तान में आने वाली इस सियासी तब्दीली के हवाले से। एक और बड़ी तब्दीली जो आज ही हुई वो ये कि तहरीक इंसाफ ने असूली तौर पर यह फैसला किया कि वो असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। वो नेशनल असम्बली को छोड़ के चले गए, उन्होंने इस्तीफ़े अपने दे दिए। उनका ख्याल है तहरीक इंसाफ का कि वो अब इस आने वाले रजीम को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, बिकॉज अगर इनके साथ असम्बली में बैठेंगे तो फिर इसकी कानूनी हैसियत को, इसकी लेजिटिमेसी को वो कबूल कर लेंगे, उसे मान लेंगे, उसे ताकत देंगे। इसलिए वो सड़कों से इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। आने वाली हुकूमत के लिए हैं भी बहुत सी मुश्किलात, बिकॉज ये तकरीबन 8 पार्टीज़ का मजमुआ होगा जो सिर्फ 172 का नंबर असम्बली में पूरा करेगा। तो इस हुकूमत के लिए बहुत चैलेंज होंगे। दूसरी तरफ से उसकी असम्बली जो है वो खाली है और वहाँ से मुतालबा ये होगा सड़कों की तरफ से कि अर्ली इंतखाबात करवाए जाए। ये सूरत हाल किस तरह से आगे चलेगी, इसी नुक्ते से हम बात करेंगे यहीं। और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरवर बारी साहब, जो पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से एक्सपर्ट्स हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आमिर ज़ियाद साहब एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ हैं। अज़द सदीक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सबसे पहले अगर मैं मज़हर अब्बास साहब से शुरू कर सकूं। मज़हर अब्बास साहब, आप आने वाली हुकूमत जो आई है इसकी इस वक्त की जो मुश्किलात और चैलेंजेस को कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया मोहित। देखिए, इस पूरी मूव के ही खिलाफ था जो अदम एतमाद की तहरीक है। मैं समझता और आज भी समझता हूँ कि इस हुकूमत, जो पिछली हुकूमत थी, उसको अपना टेन्योर पूरा होने देना चाहिए था। उससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती, जो भी था उनको जिस क्राइसिस का भी सामना था। तो आप अगले इलेक्शन में अगर जाते उस वक्त 2023 में, तो अपोजिशन ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होती, उस वक्त की अपोजिशन जो आज की गवर्नमेंट है। अब आगे बढ़े, इमरान खान साहब का आज का जो फैसला है रेजिग्नेशन का, ये गैर सियासी फैसला है। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, आप पार्लियामेंट से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आप पार्लियामेंट में बैठ के भी तो इस गवर्नमेंट को जो है रिकग्नाइज नहीं कर सकते थे। ये बड़ी ये कोलिशन पाकिस्तान क्या दुनिया में नहीं चल पाती, और उसके अगर नहीं चल पाती, इख्तलाफात होते, तो किसी भी वक्त इतनी बड़ी अपोजिशन के साथ कोई भी दो इत्तेहादी भी आके दोबारा मिल जाते, तो वही काम जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हुआ, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हो जाता। और उसके बावजूद भी आप बाहर का प्रोटेस्ट जारी रखते, बाहर जितना भी प्रोटेस्ट करना था जारी रखते, लेकिन पार्लियामेंट में आप एक इफेक्टिव अपोजिशन के तौर पे रहते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल खैर, उनका अपना फैसला है। चैलेंजेस बहुत सीधे से हैं। मुख्तसर सी गवर्नमेंट का पीरियड है। आपको ये सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए कि वो 6 महीने में इलेक्शन कराएंगे, साल में कराएंगे या 1.5 साल में कराएंगे। यानी जो टेन्योर तकरीबन जो है आपका अगले साल, मेरा ख्याल है अक्टूबर में इलेक्शन होने, तो उससे पहले 3 महीने पहले एक और अबूरी हुकूमत बननी है। तो ब्रीफली आपका पीरियड 1 साल का है। 1 साल में आप कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बना सकते। 1 साल में अगर आपने रिफॉर्म्स वगैरह करनी है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, वो कंट्रोवर्शियल होंगी। लेकिन आज जो उन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो मुरासला है, इसके सिलसिले में जो इजलास बुलाया है, ये बेहतर है। और अगर उसके बाद कोई कमीशन ऑलरेडी इमरान खान साहब बना गए थे, उनका चेयरमैन उन्होंने मुकर्रर नहीं किया था, उसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में या उससे कुछ मुख्तलिफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अगर वो कमीशन भी बना देंगे, क्योंकि यही वो नैरेटिव है जो बुनियाद बना रेजिग्नेशन की, यही वो नैरेटिव है जो बुनियाद बना इस गवर्नमेंट को उनकी नज़र में रिकग्नाइज ना करने की और अपनी गवर्नमेंट जाने की। तो इसके हवाले से एक ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिफेंस कमेटी तो ये कमीशन बनाना जो है ये भी एक बहुत बड़ा गोल होगा इस हुकूमत का। जी, ये इस हुकूमत का, एक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक बहुत बड़ा गोल होगा
कि जो एक बयानी और नैरेटिव है अमेरिका की इंटरवेंशन के हवाले से इस हुकूमत के आने में, उसे ज़ायल किया जाए। एक एक करके आगे चलते हैं। सर बाबरी साहब, आपकी पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। इमरान खान साहब का ये जो फैसला है, और आपने वो प्रोटेस्ट भी देखी, आप इस्लामाबाद में जिस किस्म की प्रोटेस्ट F9 पार्क वगैरह में देखने आई, मैं भी देखने के लिए आया था, तो पार्टी ने गालिबन ये फैसला किया और इमरान खान साहब ने फैसला किया। ये डिबेट तो हो रही थी, 72 घंटे से डिबेट हो रही थी। जब हम वज़ीर आज़म को आखिरी दिन मिले थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, तो वहाँ पर भी मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, बिकॉज मैं असूली तौर पर इसके खिलाफ था। मेरा ख्याल था कि पार्टी को जो भी करना है सड़कों पर ज़रूर करें, लेकिन असम्बली में तो रहें। जिस तरह से मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि भी कोalition टूटती हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि ज़ाहिर है जिस तरह से हमें निकाला जा रहा है, हमें वापस आने का इतनी जल्दी मौका नहीं दिया जाएगा, और हमारी बेस्ट ऑप्शन है कि हम एक अर्ली इलेक्शन जो है वो उसकी तरफ सिस्टम को पुश करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पुश करें, अर्ली सिस्टम है। लेकिन इस तरह से जो छोड़ दिया, और जो मज़हर अब्बास साहब कहते हैं, आपको इसकी सियासी हिकमत अमली को कैसे परखेंगे कि अंदर रह के उनको स्ट्रगल करनी चाहिए थी, कल को पीपल्स पार्टी से मिल जाते, MQM से मिल जाते, या बाहर से एक बड़ी तादाद में प्रेशर डालना चाहिए? देखिए, भुट्टो साहब जब जेल में थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी इफ़ आई वर असैसिनेटेड, कि अगर मुझे फांसी दी गई, तो उसमें एक बहुत दिलचस्प जुमला था कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने जो तबकात हैं आपस में लड़ते रहते हैं, यानी कि मज़दूर और मालिक और किसान और जागीरदार, मैंने बहुत कोशिश की उनको रिकनसाइल करने की, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मेरा ख्याल इमरान खान ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर पाकिस्तान में लोगों के लिए सियासत करनी है, हाँ, तो इलेक्टेबल के ऊपर तकिया नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि इवन जो 1970s में और 68 में अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट हुई थी, जब भुट्टो को निकाला गया था, तो कोई मुवाजना नहीं है जो कल रात को मैंने इस्लामाबाद में देखा। मैंने भी देखा कि फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, हाँ, खवातीन के साथ, खुद से आए हुए लोग, खुद से लोग आ रहे हैं, और इतना चार्ज क्राउड था। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान गालिबन इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, उनके ऊपर चेक करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि अवाम में जाया जाए, और जो स्टेटस को के इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ, उनको चैलेंज जो है, चेक जो है, वो अवाम की जो रिजेंटमेंट है उसकी आर्टिकुलेशन के ऊपर होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अच्छा, एक मैंने और भी चीज़ सुनी थी कि PTI को या इमरान खान को, खुद इमरान खान साहब से नहीं सुना, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना कि ख़तरा ये भी है कि अंदर रहेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक्स हमारे ऊपर बना लिए जाएंगे, बिकॉज हमारा मुकाबला बहुत सी ताकतों से है और पार्टी की ताकत को तोड़ा जाएगा। इस तरह से फोर्स करके इस हॉट मोमेंट पे, जबकि एक अवामी मकबूलियत सामने है, पूरी पार्टी को बाहर निकाल लिया है और अब पार्टी ही चली गई इमरान खान की। देखिए, 42% जो नशिस्तें हैं टोटल पाकिस्तान में, हाँ, वो PTI की है। 42%। अगर 42% सीटें जो है, हाँ, वो उससे, अभी तो उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए हैं, हाँ, क्या सबने दे दिए हैं? खैबर पख्तूनख्वा में क्या सबने दे दिए हैं? आई डोंट नो, लेकिन जो मुनहरफ अरकान है, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद अगर 100 लोग कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं है कि वो 100 बाई इलेक्शन कराए, क्योंकि 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना लाजम है। और इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन गलत बयानी कर रहा है। कानून के तहत 218 के आर्टिकल 218, जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन चले गए सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट नहीं है कि वो ये कहे कि हम 90 डेज में, जो कि आइन में लिखा हुआ है, उसके तहत इलेक्शन नहीं करवा सकते। अच्छा, वो कहे कि जनाब असम्बलियों का टेन्योर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वजाहत मान ली है। मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी था। कल जो लोग F9 पार्क में बातें कर रहे थे, मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनी है। जो स्टेज पे लोग बातें कर रहे थे, उन पे जो तबसरा हो रहा था, सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि रात के 10 बजे 11 बजे कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब कोई प्लॉट था, कुछ गड़बड़ थी, उसको दिफा करने के लिए अदालतें बाहर आई थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोगों की बात, लोगों का ये एक, तो मैं समझता हूं कि ये इमरान खान ने वही काम किया है जो भुट्टो साहब ने 1968 में किया था, जब कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अयूब खान ने भुट्टो ने कहा था हम इसका बाइकाट करते हैं, और बादशाही ने कहा था हम नहीं शामिल। भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी गलती की कि 1977 में जब उनके खिलाफ PNA की मूवमेंट थी, उन्होंने PPP के लोगों को सड़कों पर नहीं निकाला, बिकॉज उनको लगता था कि तसादम
होगा। वो गलती से इमरान खान ने सबक अगर वो जून 1977 में पीपल्स पार्टी अपने लोगों को सड़कों पे निकाल लेती तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ वो कुछ जनरल ज़िया ना कर सकते। मेरा ख्याल यही इमरान खान ने भुट्टो से सीखा, भुट्टो से जो चीज़ उन्होंने सीखी है। अजहर सिद्दीक साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आप तहरीक इंसाफ की उस पिटीशन का हिस्सा रहे, सुप्रीम कोर्ट में जो एक कानूनी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही थी जाने वाली हुकूमत। हमें ये समझाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल लेंस से ये बात मुझे समझाएं कि अगर तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो असेंबलियां नहीं छोड़ना चाहते, प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, तो वो तो वहां बैठ सकते हैं, फिर उनका क्या स्टेटस होगा? उनके खिलाफ तो आर्टिकल 63A में भी कोई कार्रवाई गालिबन नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, हकीकत यही है कि बुनियादी तौर पर देखा जाए असेंबलीज की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो सिंपल मेजॉरिटी से नीचे है। 172 एक थ्रेशहोल्ड है। अगर 172 से नीचे, अगर 172 अगर सीटें खाली हो जाएं तो अमलन असेंबली जो है ना वो गैर फाल हो जाएगी और सदर को फिर इख्तियार है आइन के आर्टिकल 58 के तहत वो इनको डिसॉल्व कर देगा, जो कि आपके पास सादा अक्सरियत भी नहीं रह जाएगी। हाँ, जैसे भाई साहब ने बताया 42% अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमने आईनी तौर पर अगर पोजीशन देखें, यानी ये एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए हो सकता है कि बाहर बैठकर आप एक प्रेशर बिल्ड करें और अमलन इन असेंबलियों को ना काम कर सकें, लेकिन आईनी तौर पर तो ये कायम रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके कई ऐसे लोग हैं, कई पार्लियामेंटेरियन हैं, वो असेंबलियां नहीं छोड़ना चाहते, वो इस्तीफे नहीं देना चाहते, जैसे मिसाल के तौर पर ये मुनर्रफ अरकान ही अगर देख लें, ये 20 अरकान तो ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये तो उनकी ऑलरेडी जेबों में जा चुके हैं, ये तो बैठेंगे। और हो सकता है जब ये इस्तीफा दें तो ये अपोजिशन की शक्ल में बैठ के आ जाए कि ये इस्तीफा दे दिया, हमें अपोजिशन की जमात हमें एक सीटें अलाउड कर दें, और फिर क्या होगा उससे? या ये आ जाता है, या हमने एक हल्का सा आइडिया देख लिया है कि एमक्यूएम ने जैसा माइंड किया है, एमक्यूएम ने जो काम किया है, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो जब सीटें खाली हो तो अपोजिशन के तौर पर एमक्यूएम आ जाए, बड़ी कमजोर सी अपोजिशन आ जाए, और उस अपोजिशन ने आगे जो काम कर रहे हैं वो मेजर बड़े काम है। 3 बड़े काम है। एक तो 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात होने हैं, वो तो अपने हाथ से खो दिया अगर इलेक्शन पहले नहीं होते। मैं पहले इस तरफ आऊंगा, पॉलिटिकल बाद में आऊंगा। दूसरा, अगर चेयरमैन नैब तैनात करना तो वो भी आपके हाथ से चला गया। मज़हर अब्बास साहब, उम्मीद है कि आप सारा आर्गुमेंट अब तक की जो डिस्कशन हुई सरवर बारी साहब के साथ और मेरे साथ वो आप सुन चुके हैं। मैं आपके साथ एग्री करता हूं। मैंने तो बहुत लोगों को ये कहा कि, और मैंने इस पर बड़े ट्वीट भी किए, इस पर सर्वे भी करवाए कि असेंबलियों के अंदर रहकर जद्दोजहद जो है वो करनी चाहिए। बहरहाल उसे नहीं माना गया है। एक दूसरी लॉजिक है कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो हम, और शायद ये भी खतरा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे, तो हम बाहर निकलेंगे तो हम बेहतर तौर पर एक सियासी जद्दोजहद करेंगे। अगर हम इसका सियासी जद्दोजहद का एनालिसिस करें, बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट है, बिकॉज 8-10 जमातों का ये एक मजमुआ है, ये भी बात है। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़मानत पे हैं और हर कुछ दिनों के बाद उनको अपनी ज़मानत जो है उसको बहाल करना पड़ेगा और केस ख़त्म होने नहीं लगा जिस तरह से ये सिस्टम है। तो आप समझते हैं कि बाहर से सड़कों पे नारे मारती हुई एक तहरीक इंसाफ जो है वो खासा प्रेशर डाल सकेगी सिस्टम के ऊपर अर्ली इलेक्शन के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, कोशिश तो उनकी यही होगी, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आपको बाहर से प्रेशर डालने से तो किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये जो अभी सरवर बारी साहब कह रहे थे इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स, तो ये तो उन्हें 2018 में मशवरा दिया गया था कि इलेक्टेबल्स को न लें, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट बनानी थी, इसलिए इलेक्टेबल्स एक्सेप्टेबल हो गए। बाप जिस तरह बनी थी और जिस तरह आई थी और जिस तरह आपको सपोर्ट किया था, तो आज जो बात आप कर रहे हैं ये 2018 में नहीं करते थे। और आज भी पंजाब में पीटीआई मेजॉरिटी में है, लेकिन आप कैंडिडेट आपका कौन है पंजाब में चीफ मिनिस्टर का? चौधरी परवेज इलाही। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप चाहते हुए भी आपको स्टेटस को की पॉलिटिक्स ही करनी पड़ेगी। लेकिन एक बहुत इफेक्टिव ऑपोजिशन है पीटीआई। इमरान खान एक बहुत ही इफेक्टिव पॉपुलर लीडर हैं और वो बहुत अंदर और बाहर से बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा सकते हैं अगर वो चाहें, लेकिन अब उन्होंने अंदर का दबाव ख़त्म कर दिया उनके ऊपर। बाहर से आपने 2014 में 126 दिन का धरना किया था ना, 2014 में अल्टीमेट नतीजा उसका क्या निकला? ये कितना सस्टेनेबल होगा जो आप अब कैंपेन चलाएंगे? ये कितनी सस्टेनेबल होगी? और फ़र्ज़ करें कल जाके अगर जो कमेटी है वो मुरासले के हवाले से कोई एक व्यू ले लेती है, उसके बाद चीज़ें क्या होंगी? तो मेरा ख्याल है कि बहुत आप 1 हफ्ते 1 महीने बाद भी ये फैसला कर सकते थे। बहुत जल्दबाजी का ये फैसला है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान ज़्यादा इफेक्टिव होते अगर पार्लियामेंट के
अंदर भी होते और बाहर एक प्रोटेस्ट कैंपेन भी लॉन्च करते। अच्छा, एक लास्ट क्विक क्वेश्चन है कि जो अंदर की स्ट्रगल होती है पार्लियामेंट की, बिकॉज मैंने ये भी सुना है कि अंदर पार्लियामेंट में अगर एक जमात ताकतवर हो, जिसको आता हो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, कमेटियां कंट्रोल करती हो, ट्रेजरी बेंचेस उसके पास हो, तो वो ऑपोजिशन को बिल्कुल बांध के रख देती है और अंदर उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं आती। और अगर जमात ऐसी हो कि पीटीवी के जरिए पार्लियामेंट्री स्पीच को भी ना दिखाए, कोई और चैनल भी ना दिखाए, तो पार्लियामेंट के अंदर होने वाली बात बाहर भी नहीं निकलती। देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये है कि आप फर्ज करें जैसे ये कमेटी का इजलास उन्होंने बुलाया इन कैमरा, अगर इमरान खान एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते, शाह महमूद कुरैशी होते, तो ये भी तो उसी कमेटी में जाते ना, इनको पता चलता ना कि उस कमेटी में क्या हुआ है, क्या चीजें हुई हैं। और बहुत सी चीजें होती हैं और वो चीजें बाहर आ जाती हैं। आज के दौर में पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गुफ्तगू सीक्रेट नहीं रहती, वो चीजें बाहर आती हैं। तो मेरे नुक्ता नज़र से, एन मुमकिन है मैं गलत हूँ, मेरे नुक्ता नज़र से पार्लियामेंट का और इलेक्शन के बॉयकॉट, पार्लियामेंट का बॉयकॉट और इलेक्शन का बॉयकॉट किसी भी सूरत में बेहतर फैसले नहीं होते। या तो फिर 77 की आपने मिसाल दी, बेहतर फैसले नहीं होते। मैं खासा सिंपैथेटिक हूं, आई एम पार्शियल टू योर व्यू। मैं ये समझ रहा हूं आपके आर्गुमेंट को, एक ब्रेक ले लूं, मैं इसी आर्गुमेंट को दोबारा आगे बढ़ाता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर होने का क्या फायदा होता है, पार्लियामेंट के बाहर होने से क्या फर्क पड़ता है, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी हो रही है और डिस्कशन ये हो रही है जिसमें मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ और आप भी समझना चाह रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ ने जो असेंबली छोड़ने का फैसला किया है, पॉपुलिज्म तो ज़रूर है, लेकिन सियासी तौर पर ये क्या फ़ैसला सही है? कॉन्स्टिट्यूशनली तो मायूब लगता है, अजीब लगता है, लेकिन क्या सियासी तौर पर इसके डिविडेंड निकल सकेंगे? अज़हर सदीक साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। अज़हर सदीक साहब, वक्फे से पहले भी आवाज़ ठीक नहीं थी, आपसे मैं यही समझना चाह रहा था कि लोग तो नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं उनको जब तहरीक इंसाफ ये कहे नेशनल असम्बली के अंदर या प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, वो रिज़ाइन जो हैं वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से जो आने वाली हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, वो ज़ाहिर अपने इकदाम उठा रही है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने मिनिमम वेज को 25,000 रुपये करने का फ़ैसला किया है। उसके अलावा जो मैं हम सुन रहे हैं कि बहुत बड़े मैसिव बुनियाद पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाई जाएंगी, ख़ास करके पंजाब के अंदर करप्शन के केसेस बनाए जाएंगे, अफसरों की तबादला होगा एग्रीकल्चर के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर, पुलिस के अंदर, फिर ईवीएम का जो कानून है उसे ख़त्म किया जाएगा, ओवरसीज़ वोट का जो है राइट उसे ख़त्म किया जाएगा। तो इस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी। तो इस सारे सिस्टम में तहरीक इंसाफ का अंदर रहना पार्लियामेंट में ज़्यादा हेल्पफुल था या बाहर सड़क से प्रोटेस्ट करना ज़्यादा हेल्पफुल? डॉक्टर साहब, आपने समराइज तो चीजों को कर दिया। मैं कोई एक महीने से कह रहा हूं कि अगर सिर्फ असेंबलियां डिसॉल्व करनी थी, इमरान खान साहब ने असेंबलियां तो डिसॉल्व कर दी थी, री इलेक्शन की तरफ वो चले गए थे। इन्होंने जिस तनदेही के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस दबाव के साथ प्रेशर डाल के, प्रेशर से मुराद ये है 12 को साथ मिलाकर धावा बोला कोर्टों के अंदर, वो मकसद तो ये नहीं था। मकसद उनका ये था कि वो असेंबलियों के अंदर आकर सबसे ज्यादा हुकूमत में, और आपने सारी बातें वो बता दी। हकीकत ऐसा ही है कि वो ये सारा काम करना चाहती है। वो इलेक्शन अगर आगे रेक कर रहे हैं तो उनको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझने वाली बात है। यानी स्टेज के ऊपर इस्तीफे दे देते हैं, मिसाल के तौर पर इस्तीफे आप दे भी दें तो जब तक सिंपल मेजोरिटी असेंबली के अंदर मौजूद है, असेंबली तो रन कर सकती है। जिस दिन 172 सीटें से नीचे इस्तीफे चले जा खत्म हो जाएंगे, फिर असेंबली जो अमलन भी डिसॉल्व हो जाएंगी और आइन के आर्टिकल 58 के तहत सदर पाकिस्तान भी उसको डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अभी आप मिसाल के तौर पर आपके 20 सीटें जो है ना, 20 मुनर्रफ अरकान जो नेशनल असेंबली के अंदर, वो तो इस्तीफे नहीं देंगे। हो सकता है कुछ और भी इस्तीफे ना दें, तो वो एक अपोजिशन की शक्ल में वो आ जाएगा, या MQM का एक पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया वसीम अख्तर का, ताकि वो कहें जी हम छोड़ के आ रहे हैं, अपोजिशन के अंदर सीटें भी एंजॉय करेंगे, नहीं तो अपोजिशन में आकर बैठेंगे। अपोजिशन में आकर बैठ के क्या करेंगे? उन्होंने आगे ये 3 बड़े काम करने हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स तैनात करने हैं, वो करेंगे अपनी मर्जी के, ताकि इलेक्शन को अपनी मर्जी से ले सके। चेयरमैन नैब की तैनाती, वो सारा प्रोसेस वो पूरा बैठ के करेंगे। और जब असेंबली डिसॉल्व होगी तो केयर टेकर सेटअप जो अपनी मर्जी का लेके आएंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। तो आपने अपने आप को बिल्कुल अगर इस तरह कर, या तो ये सवाल ये है कि आप चलने का, मिसाल के तौर पर असेंबली से बाहर आप जो मर्जी करते रहे तो अपनी जगह, लेकिन अभी मिसाल के तौर पर उन्होंने बड़े तरीके से कह दिया इन सेशन अपना हियरिंग होगा, सॉरी इन कैमरा हियरिंग होगी। वो तो पहले पब्लिक करने का तो कह चुके हैं। इन सेशन कैमरा के हवाले से तो आपको मौका फराहम किया गया था, फिर काबीना के पास गया, काबीना का नहीं ये पब्लिक कर दे। तो ये कल को कमेटी कोई बनती है तो कमेटी में आपका बंदा तो कोई है नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। तो आपने मिसाल के तौर पर सेडिशन के पर्चे देने थे, आप नहीं दे सके। आपने जुडिशियल कमीशन बनाना था, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत वो नहीं बनाया। फिर दूसरी तरफ देखें, जो कोई कर रहा है एवरीबॉडी नोज कि क्या कुछ हो रहा है।
लेकिन ये हालात और वाकयात सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई शक नहीं है ठीक है कि मैं आज की इस डिस्कशन को एक एनालिसिस के लेकिन अगर आप इलेक्शन ना करा सके, अगर आप इलेक्शन मिसाल के तौर पर 2 महीने में नहीं करा सके, हालांकि आपको यहाँ टेक्निकली क्या खेलना चाहिए था, इन्हें 3-4 महीने देते, 3-4 महीने के अंदर मौका देते आए और 3-4 महीने में ये गवर्नमेंट फेल हो जानी थी। ना महंगाई कंट्रोल कर सकनी थी, ना लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर सकना था, ना कर्जे कम कुछ हो सकते थे, ना टैक्स बेस कुछ नहीं ये कर सकते थे। और 4 महीनों के अंदर अपोजिशन जमातें जो है ना बैक फुट पे आ जा रही थी और ये आपकी जीत हो रही थी। यानी आप पॉपुलर स्टैंड अपनी तरफ ले रहे हैं, लेकिन टेक्निकली जो है ना वो मिसाल के तौर पर असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, आपका अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो इतना कुछ काम करने से पहले असेंबलियां कभी डिसॉल्व नहीं करेंगे। वो ये सारा काम पहले पंजे अपने। अच्छा सदीक साहब जरा रुकिए, मेरे साथ जरा रुकिए प्लीज, मेरे साथ रुके जरा, मुझे आमिर ज़िया साहब को इसमें लेकर आने दीजिए। आमिर ज़िया साहब, अभी भी कुछ सिचुएशन क्लियर हुई है, सदीक साहब के कमेंट से कुछ क्लियर नहीं हो सकी। एक बात तो वाज़ेह है कि जाहिर है कि आने वाली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की बहुत बड़े पैमाने पर कानूनी और इंतज़ामी तब्दीलियाँ जो है वो करना चाहती है, चूँकि असेंबली में 172 से ज़्यादा लोग तो मौजूद रहेंगे, वो तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ असेंबलियों के अंदर रहती और सिस्टम वैसे भी उसके खिलाफ था, चूँकि अदालतें खिलाफ हैं, सिस्टम खिलाफ है, बहुत से पावरफुल अनासर जो हैं वो खिलाफ हैं, तो वो तब्दीलियाँ शायद असेंबली के अंदर से भी रोक ना सकते। तो गालिबन उनको आर्गूमेंट ये है कि अगर हम पॉपुलर ओपिनियन बाहर से जनरेट करेंगे तो सिस्टम उसे देखेगा और सिस्टम पे उसका प्रेशर होगा। दूसरी तरफ से अगर सिस्टम कमर बस्ता है कि इस जमात को इसके आइडियाज और ख्यालात के साथ दोबारा वापस नहीं आने देना, तो क्या असेंबलियों के अंदर होने से या असेंबलियों के बाहर होने से कोई फर्क पड़ता है? आपका इस पे क्या इस्तदलाल है? मैं समझता हूँ कि एक रिस्की लेकिन बड़ा बोल्ड मूव है, और जबकि आपको पता है कि जी सिस्टम पूरा खराब है, मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब स्ट्रेटेजी है कि अगर वो ये समझते हैं कि हम इतना प्रेशर सड़क पे बिल्ड कर देंगे कि ये हुकूमत को बैकफुट पे लेके जाए, तो मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ आप इस चीज को जोड़ें कि हुकूमत के पास 3 जो बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लेजिटिमेसी का है। जब हिज़्ब इख्तिलाफ या पीटीआई बाहर होगी तो उसकी लेजिटिमेसी और ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाएगी। अभी क्या इशू है शहबाज शरीफ साहब के पास? सबसे बड़ा इशू ये कि लोग जो हैं, इमरान खान ने जब उनको इम्पोर्टेड कह दिया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह दिया, तो वो नारा मतलब उनके हुकूमत में आने से पहले मकबूल आम हो चुका है। लोग हर तरफ यही, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, सड़क पे देखें, सब कहने जी इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो ये सबसे बड़ा उनका मसला है कि जी लोग इसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस तरह से आपको लाया गया, इस तरह से लाया गया, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए लाया गया, इत्तेहादियों को तोड़ के लाया गया, दबाव में डाल के लाया गया, कोई भी वजह रही हो, तो ये लेजिटिमेसी वो करते हैं, लूज करते हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि भानुमती का कुनबा है, भानुमती से मेरी मुराद ये कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, तो इनके लिए खुद काम करना एक बहुत बड़ा मसला होगा। तो यहाँ पर भी एक बहुत तलवार की धार पे चल रहे होंगे। फिर तीसरा इनका जो मसला है वो ये कि जी एक हिज़्ब इख्तिलाफ जो है इनकी, यानी कि जो पीटीआई है, सड़कों पर इनके खिलाफ शदीद दबाव बढ़ाएगी, और उसकी आंच आप देखिएगा सिर्फ हुकूमत पे नहीं बल्कि इदारों पे भी आ रही है और आना शुरू हो गई है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, आपने सुना अजहर सदीक साहब को भी और आपने सुना मजहर अब्बास साहब को, वो भी समझते हैं कि अगर आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज में नहीं है, इन कैमरा प्रोसीडिंग भी नहीं है, आप सड़कों से कितना ही प्रेशर क्यों ना करें, टेलीविजन चैनल्स पे प्रेशर होगा। कल भी आपने देखा कि एक टेलीविजन चैनल के अलावा बाकी टेलीविजन चैनल दिखाना ही नहीं चाह रहे थे, उसने दिखाया तो फिर पता चला कि कैसे लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान की सड़कों पर निकले हैं, दुनिया भर में निकले हुए हैं। तो सिस्टम में भी तो अपनी ताकत है ना, पॉलिटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सड़कों पर लाखों लोगों को लेके निकले, लेकिन सिस्टम उसको बेहिस है, सिस्टम रजिस्टर ही नहीं करता, फिर क्या होगा? मैंने जब भी पहला जुमला मैंने कहा कि रिस्की मूव है लेकिन बोल्ड है। अब जब अगर उनका तज्जिया ये कि जी सिस्टम उनके खिलाफ है, तो सिस्टम तो जब वो पार्लियामेंट में रहेंगे तब भी खिलाफ है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जी अगर आप बाहर निकल के मुकाबला करते हैं और आपको ये यकीन है कि जी हम 15 दिन में, फिर आपको बहुत शॉर्ट और एक कोई तवील जंग की बात नहीं हो रही, आपको फिर महीने 15 दिन में नताइज चाहिए। आप इतने हालात खराब कर दें, इतना ज्यादा एक कहते हैं ना बखेड़ा खेड़ा कर दें कि हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाए। ये चीज आप अगर कर सकते हैं, अगर पीटीआई ने कैलकुलेट किया है और ये करने की ताकत रखते हैं, तो फिर तो एक जवाब बनता है इस चीज का। दूसरा ज़ाहिर है कि आपने रिस्क लिया है। फिर एक और देखिए, इन सियासी मसलों के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला माशी है हुकूमत के लिए, और वो माशी जो है मसला वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सड़कों पर होंगे, आप ये देखेंगे क्राइसिस होगा कि जी 140 नशिस्तें, आप 100 नशिस्तें भी खाली हैं और वहां पर हंगामा हो रहा है, और उसके अंदर एक डमी ओपोजिशन आप लाके खड़ी कर देते हैं, एक डमी आप नैब का एक सरबराह लेकर आ जाते हैं, आप एक डमी, हर चीज एक जाली चीज होगी। तो उसका मकसद ये कि ये जो इन पे जो एक भक्ति है, एक कहते हैं ना इम्पोर्टेड हुकूमत की, वो बहुत ज्यादा चिपकेगी।
ठीक है। तो भाई साहब, जो आमिर ज़िया साहब का इस्तेदाल आपने सुना, इसे कहते हैं अजहर सदीक साहब को। अजहर सदीक साहब देख रहे हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा ऑपरेट कर रहा है, और मजहर अब्बास साहब भी उस तरह से देखते हैं, क्योंकि मजहर अब्बास साहब ज़ाहिर जर्नलिस्ट हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन अब वो समझते हैं कि इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है, कमीशन बैठा दिए गए हैं, मुख्तलिफ कानूनी फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए जाएंगे, उससे नैरेटिव शेप किया जाएगा। तो ये जो कुछ भी हुकूमत अंदर से करेगी वो आवाम को मुतासर नहीं कर सकेगी, और आवाम का अपना एक रद्द अमल और रिएक्शन है जिससे तहरीक इंसाफ बिल्डअप करना चाह रही है। देखिए, मैं आमिर ज़िया साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी और अपनी जायज़ होना खो चुकी है बिफोर इट बॉर्न। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़े तो आज दिए हैं। कल रात को जो पाकिस्तान में हुआ है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और दूसरी बात ये हमें देखने की बात है, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था जब फ्लैटीज़ में ये मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा इन्होंने रास्ता खोल दिया है कि जो सियासत है वो ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर करनी पड़ेगी। जो उनकी लेजिटिमेट जगह है वो सिर्फ ताले लगाने की बात नहीं है। फ्लैटीज होटल में जाके सूबाई असम्बली का इजलास करना, या जो घोड़े हैं उनको आपने बंद किया रखा है, वो जो लेजिटिमेसी इन्होंने गंवाई है उसकी इब्तिदा भी अपोजिशन ने खुद ही की थी, जो कि आज हुकूमत है। तो एक बात तो ये है कि मैं उनसे मुत्तफिक है। दूसरी बात ये, दुनिया में जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो दो किस्म की है। एक वो है जो एलीट अपने लिए करती है, और दूसरी वो होती है जो अवाम के लिए करती है। जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इस रियासत के साथ, वो अवाम का और रियासत का है। और रियासत जो है, ये जो असम्बलियाँ हैं, जो अदलिया है या मुकन्नना है, जो रियासत के 3 बड़े सतून हैं, अवाम ये समझती है, कल उन्होंने इस पर मोहर लगा दी है कि ये जो रियासती अदारे हैं वो बेसिकली अमीर लोगों को और जो अशराफिया को बचाने के लिए हैं। और उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप हमारे लिए नहीं करेंगे, अगर ये अदारे हमारे लिए नहीं हैं जिनको हम वोट दे के भेजते हैं और वो जाके बिक जाते हैं, तो वी रिजेक्ट दैट सिस्टम, हम उसको मुस्तरद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बुनियादी बात है। मजदूर रहनुमाओं ने मुझे कल रात को कहा कि हमारे लिए तो कभी कोई अदालत नहीं रात को खुलती, तो अदालत के ऊपर ये जो अटैक है ये तो 1978 में भी नहीं हुआ था जब भुट्टो को फांसी दी गई थी। लोग कह रहे हैं वो जुडिशियल मर्डर था, ये जुडिशियल तो ये जो बात है, ये जो हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां तो पार्लियामेंट थी उस वक्त, तो फैसला किसने किया था? अवाम ने किया था। तो यहां पर भी वही फैसला होने वाला है। अच्छा, मजहर अब्बास साहब, आपने सुना आमिर ज़िया साहब को, आपने सुना सरवर बारी साहब को, ये दोनों ये समझते हैं कि सिर्फ इसको कानून और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के या लेंस से, लॉ के नहीं देख सकते। जब आप बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की, इन कैमरा प्रोसीडिंग की, कमीशन की, तो ये सब वो इदारे हैं जो एलीट क्रिएट करती है इंप्रेशन और नैरेटिव और बयानियाँ जनरेट करने के लिए। दूसरी तरफ से आवाम है जो एक और हकीकत देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली ताकत सारी जो है सिस्टम में, मॉडर्न सिस्टम में, वो जमहूर की होती है, और इमरान खान की कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, बजाय इसके कि मैं इस एलीट स्ट्रक्चर के अंदर से अपना रास्ता बनाऊं। जी बिल्कुल पहुंचे, वो तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। आप आवाम में मोबिलाइज करें, आप अगले इलेक्शन की पूरी तैयारी करें, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस कैसे करेंगे? आप कैसे जाएंगे? इलेक्शन कमीशन, ये नैब के चेयरमैन ये एक्सटेंशन पे चल रहे हैं पिछले तकरीबन 6 महीने से, तो अब नैब का चेयरमैन तो कोई आएगा। तो अब पहले जब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस फैसले करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नए इलेक्शन कमीशन का भी फैसला करते, नई इंटरिम गवर्नमेंट जो भी बनेगी। तो आप सिस्टम को चलाएंगे कैसे? अगर सिस्टम, फर्ज करें आपका टारगेट ये है कि पूरा सिस्टम बैठ जाए, वो तो अलग बात है। जब पूरा सिस्टम बैठेगा तो ना असेंबलीज रहेंगी, ना कुछ रहेगा, तो फिर कोई और आके फैसले करेगा, वो इलेक्शन कराए, वो आगे बढ़े। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में रह के कोई चीज करेंगे तो आप दबाव तो डाल सकते हैं, लेकिन फैसला तो एक कौमी असेंबली ने ही करना है। फैसला तो गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलके ही करना है, चाहे वो छोटी अपोजिशन हो या बड़ी अपोजिशन हो। तो अगर ये असेंबली सस्टेन कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली सस्टेन करती है असेंबली, तो फिर ऑपोजिशन, आप बाहर से बहुत तगड़ी ऑपोजिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत दबाव डाल सकते हैं।
मैं फिर ये कह रहा हूं, क्या 2014 से बड़ा दबाव जो था, आप उससे बड़ा वो कर सकते हैं? 10 लाख आदमी ले आएंगे, दो ही चीजें हो सकती है ना। अच्छा, आमिर रियाज साहब जरा क्विक इसका जवाब दे। आमिर रियाज साहब देखिए, मजहर अब्बास साहब का पॉइंट कर लेंगे ना आप। हाँ, वही 2014 से और कर लेंगे ना। मैं चाह रहा हूं जरा क्विक सबसे मैं कमेंट ले लूं। हाँ, अच्छा, आमिर रियाज साहब, मजहर अब्बास साहब समझते हैं कि भाई पब्लिक का दबाव होता ही क्या है? पब्लिक सड़कों पे निकल सकती है, जुलूस जलसे निकाल सकती है, कहीं तोड़फोड़ हो सकती है, इसके अलावा पब्लिक के दबाव से सिस्टम को फर्क पड़ता ही क्या है? अगर सिस्टम ने डिसाइड कर लिया है कि हम बेहस हैं, तो आमिर रियाज साहब क्विकली देखिए, मजहर जो कह रहे हैं ना, रिवायती सोच जो है वो यही होती है। अब तक जो हमेशा तारीख हमारी रही है कि सिस्टम जो होता है वो हमेशा जीतता आया है। अब ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जी एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने निकले, मगर ऐसे वक्त पे लड़ने निकले कि जो हुकूमत लाई गई है वो अपनी पैदाइश से पहले उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इदारों के अंदर भी सवालिया निशान है। ये निशान, सवालिया निशान सिर्फ अवाम के जहनों में नहीं है। और ये जो पीटीआई की सपोर्ट बेस है, ये वही सपोर्ट बेस है कि जो सिस्टम की सपोर्ट बेस है। तो आप ये समझें कि इस बार लड़ाई की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो लड़ाई नहीं हो रही है कि जी सिस्टम से बाहर के लोग लड़ने के लिए निकले, सिस्टम के अंदर के लोग हैं, वही लोग हैं जो चाहते हैं इस मुल्क को, इस मुल्क के कहते हैं मुहिब वतन लोग हैं, वो आज इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। और वही समझते हैं कि एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, एक बहुत बड़ा मतलब है, एक डकैती मारी गई है। कल तक यही सुप्रीम कोर्ट जिसको सेसलिन माफिया कहती थी, अगर आज उसी माफिया को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है तो लोगों के अंदर सवालिया निशान है। और ये नहीं हो सकता कि अगर तहकीकाती इदारे कल तक कोई और ब्रीफिंग दे रहे हैं और आज वो कोई और ब्रीफिंग देने लगे तो पाकिस्तान के अवाम बच्चा जमूरा नहीं है। बात यह कि इस वक्त जो है शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसको हमेशा से उस पर सवालिया निशान थे, जिसकी करप्शन की दास्तानें आम थी, उस पर सवालिया निशान है। और जो एजुकेटेड पाकिस्तान है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है, वो आज इससे मुकाबले पे निकला है। और वो उनके पास डायनेस्टिक सीट्स नहीं। एक IBA की स्टडी भी छपी है कि इस मुल्क में 60% जो नशिस्तें हैं वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की होती हैं, बाकी 40% जो है वो आपकी नॉन डायनेस्टिक है। लेकिन क्या पता कि बदलने का वक्त आ गया हो। जब तक आप निकल के मुकाबला नहीं करेंगे, आप इस स्टेटस को से नहीं टकराएंगे, तो मेरे ख्याल में टकराने का वक्त है। ये टकराने का वक्त। एक आपने मुंतखब हुकूमत को निकाल बाहर किया है पॉलिसी के जरिए, साजिश के जरिए, रिश्वत देकर। वो तो मेरे ख्याल में कोई और मुल्क होता तो ये कहते ना कि अखलाकी इंटेलेक्चुअल दिवालियापन का सबूत है, मॉरल दिवालियापन का सबूत है। तो आप ये पाकिस्तानी कौम को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लोगों तक आपकी आवाज पहुंच रही है। मुझे जरा इसमें अजहर सदीक साहब को लेने दीजिए, फिर मैं इधर आता हूं सरवर बारी साहब। अजहर सदीक साहब, मैं कल कई दिनों से ये बात सोच रहा हूं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये वही सिस्टम जिसकी सिस्टम की ताकत का इशारा आप कर रहे हैं, मजहर अब्बास साहब कर रहे हैं। जाहिर है आप कानून के एडवोकेट हैं, डिफेंड करते हैं आप सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। मैं ये सोच रहा हूं कि गुज़िश्ता चंद सालों में यहां बड़ी बड़ी मल्टी एजेंसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनी, 6 सरकार की और रियासत के इदारों की जॉइंट टीम्स। उन्होंने हजार पेज के 10 वॉल्यूम लिखे। मुझ जैसे इस बेकार नाजीज आदमी ने रातों को जाग के वो 10 वॉल्यूम पढ़े। फिर हमने सुना कि जनाब इदारे जो है पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव, उनको 45 बिलियन रुपीस के बैंक अकाउंट एक्चुअल ट्रांजैक्शंस मिल गई हैं, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट्स में मिल गए जिनको पता भी नहीं था उनके बैंक अकाउंट्स में। हम वो भी पढ़ते रहे। अब मैं सोचता हूं मैं नेटफ्लिक्स की फिल्में देख लेता, मैं कुछ चरबा देख लेता, मैं नाइट क्लब चला जाता तो ज्यादा बेहतर था। वो जो मैंने और बेतहाशा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने वो जो अपने हजारों घंटे जाया किए इस सरकार की खामा फरसाई को पढ़ने के लिए। आपके जो इदारे हैं कानूनी, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट की एजेंसीज, उनकी तमाम क्रेडिबिलिटी कम से कम मुझ नाचीज की नजरों में तो सर जीरो हो चुकी है। इस पे अजहर सदीक साहब आप क्या फरमाएंगे? बातें एक बात बड़ी साहब, जो बातें कह रहे हैं ना, ये निजाम ऐसे, ये हाइब्रिड सिस्टम जो इस तरह का जो बन चुका हुआ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाद हमारे पास एक वक्त था कि हम इन चीजों को बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी ने आपको चलने नहीं दिया। आप अगर आइन में या सॉरी कानून में तरमीम करते थे, उसमें सर्टेन ऑब्जेक्शन आते थे, नैब लॉ के हवाले से अगर आप देख लें। लेकिन वजह क्या है कि इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत तकदो करनी है। और वो आप मैं देखिए पॉलिटिकल सवाल में मैं इस बात से, बारी साहब की बात से भी और आमिर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि यहाँ आप अंदर बैठ के भी वो सीख नहीं कर सके तो इस असेंबली में बैठ के आप क्या कर सकेंगे। चले इसकी एक इब्तिदा मैं आपके सामने रखता हूं।
मैं आपके ये जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है अपना शहबाज शरीफ का, ये कई लैकूनास इसके अंदर, और ये चैलेंज हो सकता है कि हाउस के अंदर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, यानी अपोजिशन बाहर चली गई है और देयर आर नंबर ऑफ सीरियस इशू है। अब मजा ये आता है कि आप यहाँ पर पीटीआई की टीम को इनको अदालतों में भी लेके जाना है, यानी मिसाल के तौर पर जुडिशियल कमीशन बनने वाले मामले को आप जज से करते हैं ना, एक पिटीशन मैंने फाइल की हुई है, उसको मैं परसू करता हूं, ये भी कोर्टों के अंदर लेके आए, जुडिशियल कमीशन बनाए। एक और मैं बता दूं आपको बात, डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ना, इट नीड्स रिव्यू। वो मेन एक वजह है कि आपने 95 की प्रोसीडिंग जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो 7 दिनों में कंक्लूड हो रही थी। 7वां दिन था 3 तारीख। 3 तारीख दिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे दिन को रोका नहीं, 7वें दिन को, सॉरी अपना 3 अप्रैल को यह मामला स्टे हो जाना चाहिए था। अगर स्टे करता तो यह मामला रुक गया। सुप्रीम कोर्ट 7 को कह दिया आपको 3 तारीख को चले जाए, तो इसका मतलब है स्टे तो मौजूद नहीं था। सेक्शन 148 सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं करता, और 254 इसलिए अप्लाई नहीं करता कि ये नेगेटिव लाइन लैंग्वेज में काउच है। तो एक डिफेक्ट से ये बीसियों इफेक्ट है इस मामले को कानूनी लेंस से दर्जनों खराबियां देखी जा सकती है। जरा मुझे इसको कंक्लूड करने, यानी ये जो नो कॉन्फिडेंस का, मुझे इसको कंक्लूड करने दीजिए। सब हमारी सब अमेरिका में जो एंटी स्लेवरी है, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अमेरिका फतह नहीं किया था फौजी तौर पर, लेकिन उन्होंने ऐसी स्ट्रगल की थी जो शुरू में अदालतें उनको नहीं सुनती थी, लोग नहीं सुनना चाहते थे। सफेद फॉर्म लोग जो थे वो कालों को उनके हकूक नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट ऐसी लॉन्च की 50s एंड 60s में कि लोगों के सोचने का अंदाज बदल गया। क्या आप समझते हैं पाकिस्तानी कौम के अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पाई भी जाती है कि वो इस किस्म की मूवमेंट के नतीजे में अपना ये फरसूदा निजाम चेंज करेगी? देखिए, कल रात को जो हुआ है उसके बाद भी हम पाकिस्तानी कौम के बारे में शक करें कि सिस्टम तो बड़ा फरसूदा नहीं, सिस्टम तो एलीट ने बनाया था। और दूसरी, अभी आप देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में इमर्ज हुई, फिर उन्होंने 1 साल धरना दिया पंजाब के अंदर किसानों ने, और अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को और बीजेपी को शिकस्त दे के इक्तदार में आई है, और भारी अक्सरियत से आई है, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा है। तो ये जो एक बहुत कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सिस्टम के अंदर रह के फाइट करें, ठीक हो जाएगा, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मजहर अब्बास जैसे जो लिबरल दानश्वर हैं उनकी तरफ से इतनी रवायती बात आती है। दुनिया भर की तारीख में बताती है कि बिल आखिर लोगों ने सिस्टम से बाहर निकलकर वो काम किया है। या तो यहाँ पाकिस्तान में कोई बाहर से आ जाता, कोई मिलिटेंट लोग आ जाते, या फिर जो लोग हैं सिस्टम के अंदर जिन्होंने तजर्बा कर लिया है कि सिस्टम के अंदर हम रह के कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू गो आउट ऑफ द सिस्टम। अरब स्प्रिंग की आप मिसाल लेके, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है, ब्लैक लाइव्स जो है उनकी मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर है। और उसके बाद आप देखें कितनी बड़ी चेंज आ रही है अमेरिका में कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट की वो लग रही हैं। और इसके अलावा अरब स्प्रिंग है हमारे पास 1970 से पहले, और 1947 से लेकर 58 तक यही सियासत थी कि आप पार्लियामेंट के अंदर जिसके इलेक्शन ही नहीं हुए थे 10 साल तक, वही घोड़े चेंज होते रहते थे। अब उसको रिपीट किया जा रहा है जो फिर हमारे यहाँ 80s में और 90s में हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत खुशआइंद बात है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जिस तरह लोग बाहर निकल के आए हैं, एक तब्दीली आ रही है। सरवारी साहब का बहुत शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब का, आमिर जिया साहब का, अजहर सदीक साहब का। एक इंतहाई दिलचस्प डिस्कशन में ये आपने देखी, फैसला आपका है कि आप पाकिस्तानी शऊर जो है वो इतना है पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचे की जो खराबियाँ हैं, कानूनी ढांचा, इंतज़ामी ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लियामेंट्री निज़ाम, उसकी खराबियाँ जो है बड़ी खुल के गुज़िश्ता 4-6 हफ्ते में वाज़े हो गई हैं। इस सिस्टम को कोई भी थोड़ी सी मेहनत करके ख़रीद सकता है, अपनी डायरेक्शन में ले जा सकता है। क्या पाकिस्तान के अवाम की प्रोटेस्ट जो है इस इंतज़ामी ढांचे की सोच में तब्दीली पैदा कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें अगले चंद महीनों में मिलेगा। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।